Okay, so we'll discuss exercise 3 thermodynamics, one by one all problems. सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, जेई मेंस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ सबसे पहले. So for a particular reversible reaction, temperature T, delta H and delta S both are positive. So T is the temperature at the equilibrium, then the reaction would be spontaneous at. तो आपको पता है for spontaneity, delta G must be negative. For spontaneous process, delta G must be negative. अभी कंडीशन क्या है कि डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर पॉजिटिव, और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इक्वेशन के हिसाब से डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है. अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं और डेल्टा जी निगेटिव लाना है तो एक ही पॉसिबिलिटी में आएगा, व्हेन डेल्टा जी इज लेस देन जीरो. तो क्या कंडीशन बनेगी, मॉडुलस ऑफ टी डेल्टा एस जो है वो ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ डेल्टा एच होना चाहिए. टी डेल्टा एस की वैल्यू अगर डेल्टा एच से ज़्यादा हो जाएगी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस आ जाएगा. ठीक है, और एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो होता है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू टी ई इंटू डेल्टा एस हो गया. तो यहाँ से जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है टी ई, उसकी वैल्यू पता चली डेल्टा एच बाई डेल्टा एस. तो यहाँ से जो टेम्परेचर होना चाहिए वो ग्रेटर देन टी ई होना चाहिए. ठीक है, अच्छा दूसरे तरीके से लगाना तभी तो मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया. अगर शॉर्टकट में इसको इमीडिएट आंसर लिखना था तो आपको पता है कि when delta h and delta s both are positive, so in that case process is only spontaneous at high temperature. तो इक्विलिब्रियम वाले हाई टेम्परेचर से जाएंगे तो वहाँ पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस आएगी. मे बी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर होता है. अगर डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, डेल्टा एस नेगेटिव तब दूसरा केस लग जाता है यहाँ पे. तो डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस नेगेटिव दोनों नेगेटिव की कंडीशन में लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनिटी आती है, जैसा कि एब्जॉर्प्शन होता है. यहाँ दोनों पॉजिटिव है तो हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनिटी आएगी. ठीक है, उसके हिसाब से इसका आंसर बी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट में लिखा है ट्रॉपिक चेंज इन्वॉल्व इन द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब टू वॉल्यूम 100 डेसीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेल्सियस. तो एडियामेटिक प्रोसेस के आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा एस. तो दिस कम्स आउट टू बी 2.303 एन आर log of V2 by V1. यहाँ पर एंट्रोपी चेंज हो गया, बस वैल्यू पुट करिए. दिस इज 2.303, नंबर ऑफ मोल्स 2, आर की वैल्यू 8.31 इनटू log ऑफ 100 by 10. तो log 10 1 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए 2.303 इंटू 2 इंटू 8.31. ये आपका फाइनल आंसर होगा 2.303 इंटू 8.31. ये सॉल्व हो गया 38.3 जूल्स पर मोल केल्विन आपका आंसर आ जाएगा. तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, क्लियर. दूसरे क्वेश्चन में इट्स गिवन इन द व्यू ऑफ द साइन डेल्टा जी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन which oxygen state is more correct are more characteristic for lead and tin. तो लेड के केस में जो पहली इक्वेशन लिखी है जिसमें PbO2 प्लस Pb से रिएक्शन करा के 2PbO बना रहे हैं. ये ऑक्सीजन स्टेट +4 0 से +2 में कन्वर्ट हुआ, और इसका रिएक्शन देखो डेल्टा जी नेगेटिव दे रखा है, मतलब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है. स्पॉन्टेनियस है इसका मतलब +2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लेड इज मोर स्टेबल. लेड का +2 ऑक्सीजन स्टेट मोर स्टेबल हो गया. ऑल्दो मिनट पेयर इफेक्ट से भी ये बात डायरेक्ट जानते हैं, बट यहाँ पे आपको उसको थर्मोडायनामिक्स से डील कर रहे हैं. तो +2 ऑक्सीजन स्टेट ऑफ लेड इज मोर स्टेबल. दूसरी इक्वेशन लिखेंगे जिसमें लिखा हुआ है SnO2 प्लस Sn gives 2SnO. ये ऑक्सीजन स्टेट +4 0 +2 दिया हुआ है, बट इसका डेल्टा जी पॉजिटिव दिया, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस. मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड कम शिफ्ट होगी. नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया तो इससे पता चल गया कि +4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ tin is more stable. तो गिवन ऑप्शंस के हिसाब से हम लोग आंसर ये लिख देंगे 192 tin is +4. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन द करेक्ट एक्सप्रेशन अमंग द फॉलोइंग इज. तो पहला रिलेशन तो
इनकरेक्ट एक्सप्रेशन अमंग द फॉलोइंग पूछा है। तो पहला रिलेशन तो आपको पता है, डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। आइसोथर्मल प्रोसेस के वर्क डन लिखते हैं माइनस एनआरटी एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन, ये भी सही है। तीसरे फॉर्मूले में जहाँ पे लिखा हुआ है एल एन ऑफ के इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो इस रिलेशन में देखो क्या फॉल्ट है, अगर मैं आर टी को राइट साइड में मल्टीप्लाई करूंगा तो आर टी एल एन के इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट हो गया। देखो आपको फॉर्मूला पता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के होता है। तो लेफ्ट साइड इसकी देखो जो लिखी हुई है वो माइनस डेल्टा जी नॉट लिखा, और राइट साइड जो है वो प्लस डेल्टा जी नॉट लिखा है, तो ये रिलेशन गलत हो गया। और डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट होता है। तो इस फॉर्मूले में आप देखो माइनस साइन का मिस्टेक है, ये जो फॉर्म लिखी हुई है ये आपकी इनकरेक्ट हो गई। और लास्ट रिलेशन के इज इक्वल टू ए ई रेज पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी, आपको पता है थर्मोडायनेमिक रिलेशन, उसका आंसर सी हो जाएगा। तो अगर सी वाला ऑप्शन करेक्ट रिलेशन लिखना है तो इसका करेक्ट रिलेशन होगा माइनस एल एन के इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट बाई आर टी, ये आपका करेक्ट रिलेशन है। आपको करेक्ट रिलेशन चाहिए तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ। फिफ्थ में लिखा है पिस्टन फिल्ड विद 0.4 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स रिवर्सिबली फ्रॉम 50 मिलीलीटर टू 375 milliliter at a constant temperature of 57 degrees Celsius. As it does so, it absorbs 208 joules of heat. The value of Q and W for this process is, तो प्रोसेस में लिखा हुआ हीट एब्जॉर्ब Q दे रखा है, हीट एब्जॉर्ब आपको गिवन है, तो आपको पता है हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं, दैट इज प्लस 208 जूल। ये तो डायरेक्ट पता चल गया आपको, यही आपके लिए Q हो जाएगा क्वेश्चन। अब जो दूसरी वैल्यू निकालनी है W, उसके लिए लिखा हुआ है द पिस्टन फिल्ड विद 0.4 मोल ऑफ एन गैस एक्सपेंड्स रिवर्सिबली फ्रॉम 50 ml टू 375 ml एट कांस्टेंट टेंपरेचर। ये आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस से एक्सपेंशन हो रहा है, कुछ चीज क्लियर हो गई। रिवर्सिबली भी दे रखा है देखो ध्यान से, और कांस्टेंट टेंपरेचर देखा है, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में, फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस Q इक्वल टू माइनस W होता है। तो यहाँ को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वर्क डन सीधे सीधे कितना जाएगा माइनस 208। अदरवाइज सॉल्व भी कर सकते हैं, RTL एंड ऑफ V2 पूरा सॉल्व कर सकते हो, देयर इज नो नीड टू सॉल्व, बिकॉज़ आपको सीधे सीधे फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करना है, और उससे Q इक्वल टू माइनस W लोग यूज कर सकते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल के, उसका आंसर ए आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट केस में लिखा है द फॉलोइंग रिएक्शंस परफॉर्म्ड एट 298 केल्विन, 2NO plus O2 gives 2NO2, the standard free energy formation of NO is given to you, what's the standard free energy of formation of NO2। तो देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ O2 जो होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है, बताया हुआ है। किसी भी एलिमेंट की जो अपनी स्टैंडर्ड थर्मोडायनामिक स्टेट में होता है, उसका एंथैल्पी ऑफ उसका गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन जो जीरो होता है। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट रिएक्शन लिखेंगे, तो दिस कम्स आउट टू बी डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ NO2 into 2 माइनस डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ NO into 2, O2 वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो डेटा तो ये लिखना है। अच्छा, उसके बाद डेल्टा जी नॉट रिएक्शन को ही हम लोग माइनस RT ln ऑफ के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 आपको निकालना है, और NO गिवन है, तो यहाँ पे पहले लिख लो माइनस RT ln ऑफ के विच इज 1.6 into 10 to the power 12 is equal to डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ NO2 आपको निकालना है into 2 माइनस NO की वैल्यू आपको दे रखी है 86.6, वैल्यू ऑफ NO is given 86.6 into 2, ये वैल्यू अप्लाई कर लिए, ठीक है। और ध्यान से देखना 86.6 किलो जूल दे रखा है, तो उसको 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ NO2 अगर निकालेंगे तो ये वैल्यू सॉल्व होकर आ गई माइनस RT, टेम्परेचर अपने को दे रखा है 298 केल्विन, तो RT टेम्परेचर 298 केल्विन पुट कर दो, तो 292 R into 298 ln of 1.6 into 10 to the power 12
प्लस 86600 इंटू 2 क्वेश्चन में ऑप्शन सॉल्व भी नहीं करा, उसका सीधे सीधे वही रिजल्ट लिख दिया जो सॉल्व होके आ रहा है। तो जो सॉल्व होके आ रहा है वही आंसर में लिखना चाहिए। एल एन है, ध्यान रखिएगा थोड़ा, प्रिंटिंग आई एन नहीं है, दिस इज एल एन बेसिक, इसको करेक्ट कर लेना एल एन। तो सॉल्व करके देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन जैसे दिया वैसे ही दिया है, उसके हिसाब से आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट केस में लिखा है डेल्टा यू इज इक्वल टू, तो आपको फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से डेल्टा यू रिपोर्ट करना है। ये आप अगर रिलेट करोगे तो डेल्टा यू जो आइसोकोरिक वर्क डन के बराबर आ जाएगा। आपका यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू होता है, तो फॉर्मूले के हिसाब से क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू होता है। क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू होता है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर हम हीट लिखेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डब्ल्यू जीरो होता है, तो उसकी हीट डेल्टा यू के बराबर आती है। और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्यू जीरो होता है, तो उसका वर्क डन डेल्टा यू के इक्वल होता है। आपसे पूछा डेल्टा यू इज इक्वल टू एडियाबेटिक वर्क के इक्वल आ जाएगा। आइसोकोरिक हीट के इक्वल होता है, आइसोकोरिक वर्क के बराबर नहीं होता। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द कंबशन ऑफ बेंजीन विद CO2 एंड वाटर given that the heat of combustion of benzene at constant volume is minus 3263.9 kilojoule per mole at 25 degrees Celsius, the heat of combustion of benzene at constant pressure will be, तो उसमें सीधे सीधे आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। हीट ऑफ कंबशन लिखना है आपको बेसिकली। तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम गिवन है और कांस्टेंट प्रेशर लिखना है। तो पहले इक्वेशन लिखो, C6H6 बेंजीन है, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई 6 मोल्स ऑफ CO2, 6 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो C6H6 प्लस O2 में 6 CO2 एंड 6 वाटर, और अब अगर आप टोटल ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो 9 O2। ठीक है, ऑक्सीजन व्यक्ति वाले बैलेंस हो गया। अब इस रिएक्शन का अगर हम डेल्टा एन जी लिखेंगे, सपोज करो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी वो बेंजीन लिक्विड होता है, ये गैस है, ये भी गैस है और ये लिक्विड है। डेल्टा एन जी हो जाएगा 6 माइनस 9 इज इक्वल टू -3। शायद आपको सीधा रिलेशन पता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये वैल्यू में रखिए -3263.9 -3 इंटू 8.31 इंटू 298 बाई 1000 कर लेंगे होगी। 3263.9 जो है वो आपको किलो जूल्स में दे रखा है। ओके, इसकी बैलेंसिंग थोड़ी गड़बड़ करती है, यहाँ पे 3:2 आएगा हाइड्रोजन लिक्विड। तो बैलेंसिंग में ये वैल्यू बनेगी 15/2, डेल्टा एन जी बनेगा 6 माइनस 15/2 यानी कि 7.5, यानी कि -1.5 आएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे 1.5 कर लो, तो सॉल्व करो। ये पूरी वैल्यू सॉल्व करके लाओगे तो -3267.6 किलो जूल पर मोल आ जाएगी। उसका आंसर सी मैच है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कंसीडर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस in a closed system of two different temperatures T1 and T2, and T2 is greater than T1. The correct graphical depiction of the dependence of the work done on the final volume is, तो आपको आइसोथर्मल प्रोसेस का अगर वर्क डन लिखना है तो बोला है कंसीडर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का जो वर्क डन होता है 2.303 nRT log of V2/V1। अगर V2 greater than V1 है तो ये आपका एक्सपेंशन हुआ, तो उसको आप लोग लेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। आप ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में जो ग्राफ दे रखा है वो मॉड वैल्यू के साथ दे रखा है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम हमें आइडली नेगेटिव लिखना चाहिए था, बट क्वेश्चन में उसने पहले ही मॉड लगा दिया, तो आपके लिए साइन कन्वेंशन का प्रॉब्लम ही खत्म। आपको मॉडुलस वैल्यू लिखनी होगी।
साइन इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, हर बार इसको पॉजिटिव वैल्यू के साथ ही लिखना है। उसने बोला हुआ है कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एक आइडियल गैस है क्लोज सिस्टम में दो डिफरेंट टेम्परेचर T1 और T2 पे, इसको आपको रिलेट करके बताना है कि क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो जो मॉड वैल्यू ऑफ W आएगी दैट इज 2.303 nRT1 log V फाइनल माइनस log V इनिशियल है, ये टर्म बनेगा। आपको फाइनल वॉल्यूम के साथ ग्राफ दिया हुआ है तो y, तो आपका ये वाला फंक्शन x हो गया और ये y हो गया, तो y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म बनता है। अब ध्यान से देखो कि जो इसका इंटरसेप्ट वैल्यू बनेगी दैट विल बी ऑलवेज माइनस 2.303 nRT1 log ऑफ vi, तो y एक्सिस इंटरसेप्ट फर्स्ट भी नेगेटिव। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ऐसा ऑप्शन केवल अपने पास बी। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और स्लोप देखोगे तो दोनों पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव स्लोप के साथ ग्राफ लिखिए, तो स्लोप तो दोनों के सारे ग्राफ पे सही रखिए, बट इंटरसेप्ट ध्यान से देखना है, तो इंटरसेप्ट बोथ नेगेटिव चाहिए आपको, तो इनिशियल वॉल्यूम माइनस में जाने वाला है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे इसका आंसर बी रिपोर्ट कर देंगे। अगले केस में लिखा है एंट्रोपी चेंज एसोसिएटेड विद द कन्वर्जन ऑफ 1 kg ऑफ आइस एट 273 केल्विन टू वाटर वेपर एट 383 केल्विन, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लिक्विड एंड वेपर स्टेट में दे रखा है, हीट ऑफ लिक्विड फ्यूजन और वेपराइजेशन दे रखा है, आपको एंट्रोपी कैलकुलेशन करनी है। तो देखो पहले इसके स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। आपके पास 1 kg आइस है एट 273 केल्विन, ये पहले 1 kg वाटर में कन्वर्ट होगा 273 केल्विन, फिर ये 1 kg वाटर में कन्वर्ट होगा 373 केल्विन, फिर ये कन्वर्ट होगा 1 kg स्टीम एट 373 केल्विन, और फाइनली ये कन्वर्ट होगा 1 kg स्टीम एट 383 केल्विन। आपको सारे स्टेप्स की एंट्रोपी ऐड करते चले जाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप एंट्रोपी ऐड करते चलो। तो मैं इनकी वैल्यू, मैं इनके लिए ऑप्शन लिख देता हूँ, ये डेल्टा S1 लिख देता हूँ, ये डेल्टा S2, ये डेल्टा S3 और ये डेल्टा S4, चार एंट्रोपी वैल्यूज का सम लिखते हैं। तो पहले वाले केस में देखो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, तो डेल्टा S1 की वैल्यू डेल्टा H/T लिखेंगे। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दे रखा है आपको वाटर के लिए 344 और डिवाइडेड बाय 273 एक वैल्यू, कितने जूल्स पर केल्विन, या जूल्स पर मोल केल्विन या जूल्स पर केजी, आपको पर ग्राम में दे रखा है ना केजी, तो जूल्स पर केजी केल्विन की रिजल्ट हो गया, जिस यूनिट में डेटा दिया उसी को सॉल्व कर रहे हैं, तो जूल्स पर केजी केल्विन का डेटा हो गया। दूसरे केस में इसके बाद डेल्टा S2 लिखेंगे, तो डेल्टा S2 में देखो टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं हम लोग 273 केल्विन से 373 केल्विन में। ठीक है, तो दिस इज सिंपली हीटिंग। तो इस प्रोसेस के लिए अगर एंट्रोपी चेंज लिखेंगे तो, और इस प्रोसेस की डेल्टा एंट्रोपी चेंज, तो इस प्रोसेस में जो हीट सप्लाई हो रही है दैट इज ms डेल्टा T। ठीक है, और ध्यान से देखो तो हमने लिखा हुआ है एंट्रोपी ऑफ द एसोसिएटेड विद द कन्वर्जन ऑफ 1 kg of ice to the water vapor at this temperature, और हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखी है और लेटेंट हीट दे रखी है। तो इस प्रोसेस से अगर हम उसकी एंट्रोपी लिखेंगे तो एंट्रोपी के लिए फॉर्मूला पता है आपको 2.303 nRT log of V2/V1, और एनसीवी एंट्रोपी का चेंज का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, तो 2.303 nR log of V2/V1 प्लस एनसीवी log of T2/T1, ये फॉर्मूला बनेगा 2.303 nR log of V2/V1 प्लस एनसीवी log of T2/T1। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करना है कि आपको हीट कैपेसिटी की जगह स्पेसिफिक हीट दे रखी है एमएस एन इंटू सी वी की जगह एम इंटू एस अप्लाई कर देंगे जनरलाइज फॉर्मूले के हिसाब से। यहाँ पे डेल्टा एच टू लिखेंगे तो आ जाएगा 2.303 इंटू 1 kg आइस है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है अपने को 4.2, और ये आपका किलो जूल में आएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि आप ध्यान से देखो डेटा किलो जूल में गिवन, किलो जूल में लिखा हुआ। ठीक है,
ये भी किलो जूल में दिया 4.2, तो किलो जूल में आ जाएगा 4.2 log ऑफ 373/273। यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ, ठीक है। तो आपको वैल्यूज गिवन है, देखिए log 373 भी दे रखा है, log 273 भी दे रखा है। बस वैल्यू लिखो तो 2.303 इंटू 4.2 इंटू log 373 की वैल्यू रखी है 2.572 माइनस log 273 की वैल्यू रखी है 2.436। तो सॉल्व करके आप एंट्रोपी निकालो सेकंड लेवल पे। तो इसका आउट में 1.31 किलो जूल पर केजी क्या है। उसके बाद देखो तीसरा स्टेप डेल्टा S3 फिर से स्टेट ऑफ मैटर चेंज है। तो डेल्टा S3 विल बी 2491 enthalpy divided by boiling point, the value approximately आएगी 6.7 तक देखो किलो जूल पर केजी केल्विन। और तीसरे स्टेप में डेल्टा एस को लिखना है, तो फिर से देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो दैट इज 2.303 m s स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 2 log of 383/373। डेल्टा एस को सॉल्व करेंगे तो 2.303 इंटू 2 इंटू वैल्यू गिवन है 2.583 2.583 माइनस 2.572। इसको सॉल्व करके अगली वैल्यू निकाल लें, ओके। तो सॉल्व करिए पहले पढ़ता हूँ। नेग्लिजिबल वैल्यू आएगी, अगर आप चाहो तो इसे छोड़ भी सकते थे। उससे अप्रॉक्सीमेटली 0.05 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये आपका डेल्टा एस 4 हो गया। टोटल डेल्टा एस लिखेंगे तो सबका सम लिख लो। पहली वैल्यू 1.26, दूसरी वैल्यू 1.31, तीसरी वैल्यू 6.67 और चौथी वैल्यू 0.05। तो सम करके लिखिए तो आपका फाइनल आंसर मैच कर जाना चाहिए। तो चेक करो फटाफट डेटा। 1.26 प्लस 1.31 प्लस 6.67 प्लस 0.05, 9.29 समथिंग बनता है। उसको जरा सही कर लो, उसका लास्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया है 9.26। Look it up, take a direction. It must be 9.26 किलो जूल पर मोल केजी केल्विन। तो आपका ये लक्षण होगा वही वैल्यू आएगी जो मैंने लिखी है। So 9.26 किलो जूल पर केजी, ठीक है। ये प्रोसेस समझ गया, बस स्टेप बाय स्टेप ऐड करना है। अगले प्रोसेस में लिखा है द प्रोसेस एज डेल्टा एच इज इक्वल टू 200 जूल्स पर मोल एंड डेल्टा एस इज 40 किलो जूल पर केल्विन। Out of the values given below, choose the minimum temperature above which the process will be spontaneous. तो spontaneity के लिए आपको पता है डेल्टा जी लेस देन 0 चाहिए होता है। और डेल्टा जी के लिए डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लिखते हैं, ठीक है। तो पहले इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाल लो। दिस इज 200, दिस इज माइनस टी इंटू 40। यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे तो 200/40 आएगा 5 केल्विन, ठीक है। 5 केल्विन पे इक्विलिब्रियम हुआ तो टेम्परेचर मोर देन 5 केल्विन चाहिए होगा। टी ग्रेटर देन 5 केल्विन पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। मिनिमम टेम्परेचर पूछा है तो आंसर ए लिखेंगे, ठीक है। हमेशा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाल लेते हैं, उसको चेक कर लेते हैं कि उसके ऊपर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, उसके नीचे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। तो जो भी दोनों में से कंडीशन मैच है वो देखते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर पूछा है तो टेम्परेचर अबव 5 केल्विन जो है वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। दैट ओके, अबव 5 केल्विन में प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। चलो अगला टर्म देखो। अगले केस में लिखा है द प्रोसेस विद विच एंट्रोपी विद नेगेटिव एंट्रोपी चेंज। तो आपको वो चेक करना है जहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। पहले केस में लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर,
आपको बताया था कोई भी सॉल्यूशन बनाएंगे हम उसमें हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज करेंगे। दूसरे केस में लिखा है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, एंड 2+3 H2 से 2NH3 बनेगा। ये भी गैस होता है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। सो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स डिक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स डिक्रीज कर रहे हैं, इसका सीधा मतलब होगा एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। एंट्रोपी डिक्रीज करेगी तो डेल्टा एस नेगेटिव आ जाएगा। उस प्रोसेस में एंट्रोपी डिक्रीज करेगी, इसका मतलब डेल्टा एस लेस देन 0 हो जाएगा। ये आंसर है। इसका डिसोसिएशन ऑफ CaSO4 सॉलिड को अगर हम हीट कर रहे हैं तो CaO सॉलिड प्लस SO2 गैसेस बन रहा है, SO3 गैसेस बन रहा है। तो उसको देखो गैस सॉलिड जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें भी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, और सब्लिमेशन ऑफ आइस जो प्रोसेस है उसमें भी आपकी एंट्रोपी फाइनली इंक्रीज ही कर जाएगी। सब्लिमेशन ऑफ आइस में आइस जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो उससे भी गैसेस मोल्स इंक्रीज कर रहा है, तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। तो डिक्रीज ऑफ एंट्रोपी विल बी ऑब्जर्व्ड इन द केस बी। तो ये अपना आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट केस में लिखा है फॉर अ डायटोमिक आइडियल गैस इज इन अ क्लोज सिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट डज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज। तो देखो आपको पता है कि जो हीट कैपेसिटी Cv और Cp है वो टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंट होती है। Cv एंड Cp डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी जो है वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो जो उसमें लिखा है Cp विद द P, तो आपको पता है कि जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है वो बेसिकली टेम्परेचर डिपेंडेंट और एटॉमिसिटी ऑफ द गैस पर डिपेंडेंट होती है। तो जो Cp का वेरिएशन P के साथ लीनियर वेरिएशन दिया वही आपका इनकरेक्ट हो गया, जो भी क्वेश्चन पूछा नॉट प्लॉटेड करेक्टली। ठीक है ना, तो Cv, Cp एंड U आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और प्रिसाइसली लिखो तो Cv एंड Cp आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर and depends on atomicity of the gas. और U जो है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम होता है। तो देखो Cp जो है वो प्रेशर के साथ लिनियरली वेरी करके दिया हुआ है, ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट हो गया। Cv टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा और वो फोर्स में वेरी करेगा, आपको पता है लीनियर वेरिएशन नहीं होता। वो फोर्स के साथ वेरी करेगा क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिसिटी जैसे जैसे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव होते जाएंगे वैसे वैसे Cv चेंज होता जाएगा। और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव नहीं होगा तो Cv चेंज ही नहीं होगा। वॉल्यूम के साथ Cv पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेशर के साथ Cp पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही थी। और इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर से वैरी करती है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 इट्स गिवन एन आइडियल गैस अंडरगोस isothermal compression from 5 meter cube to 1 meter cube against a constant external pressure of 4 Newton per meter square. Heat released in the process is used to increase the temperature of 1 mole of aluminum. If the molar heat capacity of aluminum is cancelled, the temperature of aluminum increases by। तो आपको पता है कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होता है, और कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के साथ आप वर्क डन कर रहे हैं और कंप्रेशन है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो हीट रिलीज होगी। ठीक है, तो W इक्वल टू लिखेंगे P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V। ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है, कंप्रेशन चल रहा है, या और प्रिसाइसली लिखना है तो माइनस टाइम्स P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V लिख दो। तो दिस -4 इनटू 1 - 5, दिस कम्स आउट टू 16 जूल। तो हीट रिलीज जो हुई वो ये 16 जूल हो गई। उसके बाद आपको एल्यूमिनियम का टेम्परेचर लगाना है, तो दिस NC डेल्टा T 1, C दे रखा है 24, डेल्टा T आपको निकालना है, ये 16 बिल्कुल दिया हुआ। तो डेल्टा T की वैल्यू 16/24 2/3 के अंदर है, आंसर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट्स गिवन फॉर सिल्वर Cp is equal to 23 plus 0.0 T. If the temperature T of 3 moles of silver is raised from 300 Kelvin to 1000 Kelvin at 1 atmosphere, the value of delta H will be close to। हमें फॉर्मूला लिखना है, तो डेल्टा H की वैल्यू होती है NCP डेल्टा T, या NCP dt इंटीग्रेशन के साथ।
एन की वैल्यू दे रखी है सी, सी पी की वैल्यू दे रखी है 23 प्लस 0.01 टी डी टी, और टेम्परेचर वेरी कराना है हमको 300 केल्विन से लेकर 1000 केल्विन तक, ठीक है। बस उसको इंटीग्रेट कर लेना, तो हो जाएगा 3 इंटू, इंटीग्रेट करेंगे तो 23 टी आ जाएगा, तो 1000 माइनस 300 प्लस 0.01, और इंटीग्रल ऑफ डी टी बाई इंटीग्रल ऑफ टी डी टी लिखोगे तो दिस टी स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा, तो दिस इज 1000 स्क्वायर माइनस 300 स्क्वायर बाई 2। इसको आपको सॉल्व करके आपका आंसर रिपोर्ट करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 3 इंटू 23 इंटू 700 प्लस 0.01 बाई 2 इंटू 91 इंटू 10⁴। तो सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 62 किलो जूल के आसपास आंसर आएगा। जूल्स होगा बाद में 1000 और डिवाइड कर लीजिएगा, तो फाइनली आपका 62 किलो जूल के बराबर का आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ गिवन प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन आइडियल गैस, assume non-expansion not is zero। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू इक्वल टू क्यू एकदम सही लिखा है। आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ये भी सही है। साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है, इसलिए क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। और एडियाबैटिक प्रोसेस लिखेंगे तो दिस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू होता है, बस यही गलती लिखी है। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, क्यू इक्वल टू जीरो होता है, एंड फर्स्ट लॉ है क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू, तो यहाँ से डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू आएगा, क्योंकि माइनस डब्ल्यू दिया हुआ इसलिए इनकरेक्ट किया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, बाकी प्रोसेस आपको पता है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू जीरो होगा, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज सेम, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम है, तो जो स्टेट फंक्शन होगा उनका चेंज जीरो आ जाएगा। कोई भी स्टेट फंक्शन साइक्लिक प्रोसेस के जीरो वैल्यू रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 100 केल्विन इज अलाउड टू अंडरगो रिवर्सिबल कंप्रेशन टिल द टेंपरेचर बिकम्स 200 केल्विन, CV is 28 joules per mole Kelvin. Calculate delta U and delta PV for this process। आपको दो अलग अलग वैल्यूज निकालनी है, तो सबसे पहले डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी लगा देंगे। आइडियल गैस है, देखो दो बातें चेक कर ले जाती हैं कि आइडियल गैस है और रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो सीधे सीधे डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स पावर 5, सी वी की वैल्यू 28, टेम्परेचर चेंज हुआ 100 से 200 मीन्स 100 केल्विन, ठीक है। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका सबसे पहले वो आंसर आ जाएगा, दिस इज 40 जूल्स, ये 40 किलो जूल आपका आंसर आ गया। जूल में आ रहा होगा, इसको 1000 से डिवाइड और कर लो या तो सीधे सीधे, और प्रिसाइसली लिखना है तो 14 इंटू 10⁻³ जूल्स आएगा, तो हमने डेल्टा यू का वैल्यू 14 किलो जूल रिपोर्ट कर दिया, ठीक आंसर। दूसरे टर्म में लिखना है डेल्टा पीवी, दूसरे टर्म में आपको लिखना है डेल्टा पीवी। अब देखो डेल्टा पीवी निकालने का तरीका क्या है, हमारे पास डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी होता है, तो आपको डेल्टा पीवी निकालना है, उसका मतलब डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू निकाल दो। डेल्टा पीवी निकालने के लिए डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू निकालना है आपको। डेल्टा एच को लिखेंगे एन सी बी डेल्टा टी, और उसको लिखेंगे एन सी बी डेल्टा टी, ये सिंपली एन आर डेल्टा टी है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 8.31 इंटू 100 बाई 1000 किलो जूल होगा सीधे सीधे, तो सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन में देखो आर की वैल्यू आपको 8 दे रखी है, और बढ़िया होगा, कैलकुलेशन भी फास्ट होगी। 8.31 ही दे रहा है क्वेश्चन में, देखो आर की वैल्यू 8 दी है, तो सॉल्व करेंगे तो 4 दे देगा। अच्छा आंसर वेरीफाई कर लो, डेल्टा यू हो गया 40 किलो जूल और डेल्टा पीवी हो गया 4 किलो जूल, या डेल्टा पीवी को डायरेक्टली एन आर डेल्टा टी लिख सकते हो, तो आपकी चॉइस है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन में थोड़ा करेक्ट कर लेना, यहाँ पे सही से लिखा हुआ ऑप्शन के बाद सही से लिखिए, ठीक है।
Move to the next question. Next question लिखा among the following the set of parameters that represents the path function. तो path function में आप जानते हो q plus w तो डेल्टा u हो गया, ये तो हो गया स्टेट फंक्शन। पहले वाले स्टेटमेंट में q plus w जो लिखा हुआ है दैट इज डेल्टा u, एंड डेल्टा u इज अ स्टेट फंक्शन, तो वो तो आंसर होगा नहीं। पहले वाले पार्ट में देखो q plus w इज इक्वल टू डेल्टा u हो गया, ये आपका स्टेट फंक्शन हो गया। और h माइनस टी एस लिखेंगे तो ये गिव्स फ्री एनर्जी हो गया, ये भी स्टेट फंक्शन हो गया। तो हीट एंड वर्क है, ये आपके पास फंक्शन। तो आपका आंसर 2 एंड 3 मतलब ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन लिखा है ड्यूरिंग कंपैरिजन ऑफ अ स्प्रिंग द वर्क डन ड्यूरिंग compression of a spring the work done is 10 kilojoule and 2 kilojoule escape to the surrounding as heat। the change in internal energy पूछा गया आपसे। तो कंप्रेशन है अगर, तो जो वर्क डन है वो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया। तो यहाँ से कंप्रेशन की वजह से जो W लिखेंगे वो लिखेंगे प्लस 10 किलो जूल वर्क डन ऑन द सिस्टम, और हीट लॉस है तो माइनस 2 किलो जूल लिखेंगे। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिखेंगे, तो माइनस 2 प्लस 10, तो डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी 8 किलो जूल। आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल द टेम्परेचर्स इफ ऑलवेज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी लेस देन 0 ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा। दिस कंडीशन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी की जगह डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच लिखेंगे। अगर इसको ऑलवेज स्पॉन्टेनियस बनाना है तो ये नेगेटिव ले लो और ये पॉजिटिव ले लो, ये टर्म ऑलवेज नेगेटिव आ जाएगा। तो डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एच पॉजिटिव, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन लिखा है आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 बार। वर्क डन लिखना है आपको। तो वर्क डन हो गया, एक्सपेंशन है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, तो माइनस लिखेंगे टी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा बी, बेसिकली माइनस 1 इंटू 10 माइनस 1 यानी कि माइनस 9 लीटर बार। और हमारे इक्वेशन के हिसाब से 1 लीटर बार जो है वो 100 जूल्स होता है। तो दिस वैल्यू बिकम्स वर्क डन इज माइनस 900 जूल्स, और यू कैन राइट सिंपली माइनस 0.9 किलो जूल्स। ठीक है, आपको आंसर किलो जूल में रिपोर्ट करना है, तो माइनस 0.9 किलो जूल आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट द एडवांस क्वेश्चंस। ये एडवांस के क्वेश्चन में देखो लिखा है वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम ए टू बी अलोंग टू पाथ्स denoted by the solid and the dashed line as shown in the graph below. The work done along the solid line path WS and that of along the dotted line path is WT. Then the integer closest to the work done WD by WS लिखना है आपको। अब ध्यान से देखो, जो वर्क डन सॉलिड लाइन में ए से बी दे रखा है, उस प्रोसेस में अगर आप सबसे पहली चीज चेक करो ध्यान से, पीवी की वैल्यू चेक करेंगे। तो पॉइंट ए पे अगर हम पीवी की वैल्यू चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो अपने पास प्रेशर तो है 4, वॉल्यूम है 0.5, ये 2 आ रहा है देखिए। ठीक, एक डेटा मैच हो गया। दूसरे डेटा में देखो, अगर हम इस लाइन को यहाँ से कनेक्ट करें, तो यहाँ से कनेक्ट करें, तो इस पॉइंट पे भी अगर आप पीवी चेक कर रहे हो तो आपकी बार 1 इंटू 2 आ रहा है 2, समझ आ रहा है। तो उसका मतलब पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाली लाइन बनी हुई है, और अगर पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हुआ, तो पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हुआ अगर फॉर सॉलिड लाइन, तो उसका मतलब ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का अगर हम वर्क डन लिखेंगे तो WS की वैल्यू आ जाएगी, और ये देखो एक्सपांशन है तो वर्क डन बाय द सिस्टम आएगा, ये आएगा माइनस 2.303 nRT, माइनस 2.303, एन की वैल्यू 1 मोल दे रखी है, सो एन आर टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर नहीं दे रखा है तो इनटू टी कर लो,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे चाहें तो 2.303 nRT लिख लेते हैं, nRT log ऑफ v फाइनल बाई v इनिशियल। तो फाइनल वॉल्यूम अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो ये देखो 5.5 बना रहे हैं और इनिशियल वॉल्यूम जो था वो 0.5 था, तो ये आ जाएगा log ऑफ 5.5 बाई 0.5। और इक्वेशन के हिसाब से पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी 2 कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लीटर एटमॉस्फेयर में आंसर निकाल लेते हैं। उसका डब्ल्यू एस हो जाएगा -2.303 इंटू 2 इंटू लॉग ऑफ 11 एटमॉस्फेयर लीटर। यहाँ पर एक ऑप्शन बना पहले। तो दूसरा पार्ट सॉल्व करना है टेस्ट फॉर्म में। तो टेस्ट फॉर्म में देखो ग्राफ है, तो एरिया अंडर द कर्व से हम लोग वर्क डन निकालते चले जाएंगे। तो आप अलग अलग जो रेक्टेंगल्स है उनका एरिया अंडर द कर्व निकालते चले जाओ। तो देखो सबसे पहले इस वाले ब्लॉक का एरिया निकाल लो, फिर इसको यहाँ से कनेक्ट करके दूसरा ब्लॉक ये निकाल लो, और बाद में तीसरा ब्लॉक ये निकाल देना। 3 ब्लॉक्स का एरिया निकाल लेंगे अगर हम, तो टोटल वर्क डन टेस्ट लाइन में भी निकल आएगा। तो अगर हम डब्ल्यू टी लिखना चाहते हैं, तो पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया लिखेंगे, तो इट इज 4 इंटू 1.5 प्लस दूसरे रेक्टेंगल का एरिया लिखेंगे, तो इट इज 1 इंटू बिकम्स अगेन 1, 2 से 3 के बीच में चेंज हो रहा है। अब देखो बस एक डेटा कैलकुलेट करना है इस वाले पॉइंट पे, आपको इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है। आपको पता है पीवी की वैल्यू कांस्टेंट 2 है और प्रेशर आपको नहीं पता है यहाँ पे। आप प्रेशर निकालना चाहते हो लेकिन वॉल्यूम आपको इस पॉइंट पे 3 पता है, तो यहाँ से पी की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। तो तीसरे रेक्टेंगल का अगर हम एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा 2/3 इंटू 5.5 माइनस 3 मतलब 2.5। 3 से लेकर 5.5 तक है, 2.5 मूव करा। और ध्यान से देखो ये 3 से स्टार्ट करके 5.5 तक है, 2.5 हो गया। हाइट उसकी 2/3 निकालनी है, सॉल्व करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये वैल्यू बताइए पहले सॉल्व में कितनी आ रही है। ये हो जाएगा 6 + 1 7 और 5/3। तो 4 6 7 प्लस 5/3 की वैल्यू आपकी बनेगी लीटर एटमॉस्फेयर लीटर में। अब आपको रेशियो लिखना है डब्ल्यू डी बाई डब्ल्यू एस, तो अप्रॉक्सीमेट इंटीजर वैल्यू में लिखना है। और ये भी वर्क डन बाय द सिस्टम ही है, तो ये पूरा माइनस में आएगा तो हम भी सॉल्व होता है ना। अब आप समझ रहे हो रेशियो लेंगे तो साइन कट जाएगा, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको पूरा टोटल रिजल्ट लिखना है। तो ये वैल्यू तो लगभग 8.66 बन गई। तो दूसरी वैल्यू लिखेंगे तो 2.303 इंटू 2 इंटू लॉग 11। लॉग 11 क्लोज टू 1 हो गया, नीचे वाली वैल्यू लगभग 4.6 हो गई, तो टेंटेटिवली 2 के आसपास आंसर आ जाएगा। नॉट एग्जैक्टली 2, बट मैं बोला नियरेस्ट इंटीजर में आंसर रिपोर्ट करना है, क्लोजेस्ट टू इंटीजर रेशियो आपको बोला, व्हेन द इंटीजर क्लोजेस्ट टू दिस रेशियो ये रिपोर्ट करना है, तो ये वैल्यू आपकी क्लोज टू 2 आ जाएगी। वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान से देख लो। पूरा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। एक बार रिवर्सिबल प्रोसेस से सॉल्व करना है, एक बार एरिया अंडर द कर्व से सॉल्व किया और एक बार सिंपली आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, क्लियर। हमने क्वेश्चन लिखा है मैच द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो पहले केस में देखो CO2 सॉलिड को CO2 गैसेस में कन्वर्ट कर रहा है, तो अगर सॉलिड फॉर्म गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो इस केस में देखो इसका फेस भी चेंज हो रहा है, और हीट करके सॉलिड फॉर्म को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो डेल्टा एच पॉजिटिव भी होगा, और सॉलिड फॉर्म गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, इसकी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव होगा। तो CO2 सॉलिड से अगर CO2 गैसेस बनाना है तो ये हीट करने से बनाएंगे, तो उसका डेल्टा एच भी पॉजिटिव आएगा। डेल्टा एच भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि सॉलिड फॉर्म जो है वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो एंट्रोपी भी राइज करेगी और फेस तो चेंज हो रहा है सॉलिड स्टेट से गैसेस। अगला केस देखते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को अगर हीट कर रहे हैं तो इट इज फॉर्मिंग CO2 सॉलिड एंड CO2 गैस, CaO सॉलिड एंड CO2 गैसेस। तो इस प्रोसेस में देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड फॉर्म है वो CO सॉलिड में कन्वर्ट होता है, फाइनली CO2 गैसेस कन्वर्ट होगी, तो इट इज केमिकल चेंज। तो फेस ट्रांजिशन की तो बात ही नहीं, एलोट्रॉपी चेंज नहीं हुआ,
इसको भी देखो हीट ही करना पड़ेगा। तो CaCO3 सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे तो उससे CO सॉलिड प्लस CO2 गैसेस बनेंगे। इस प्रोसेस में भी हीट करना पड़ रहा है, इसलिए डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। और यहाँ भी ध्यान से देखो सॉलिड फॉर्म गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए फाइनली। तो नंबर ऑफ गैसेस वॉल्स इंक्रीज करें तो एंट्रोपी राइज करेंगे, तो इसका आंसर RS है। उसके बाद अगला क्वेश्चन चेक करेंगे तो H रेडिकल जो है वो H2 गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। तो दो रेडिकल कंबाइन हो रहा है, तो उसमें बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा और डेल्टा एस भी नेगेटिव हो जाएगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। लास्ट क्लास में देखो वाइट फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आपका फेज ट्रांजिशन भी है और एलोट्रॉपिक चेंज भी है। और आपको पता है वाइट फॉस्फोरस से रेड फॉस्फोरस की तरफ जाएंगे, उसमें केमिकल बॉन्ड ज़्यादा बढ़ेंगे, लीनियर पॉलीमर होता है रेड फॉस्फोरस। तो वाइट फॉस्फोरस से अगर हम रेड फॉस्फोरस जाएंगे तो दिस इज लीनियर पॉलीमर। आपको मालूम ना वाइट फॉस्फोरस ऐसे होता है, आपका वाइट फॉस्फोरस है और रेड फॉस्फोरस जो है उसका लीनियर पॉलीमर होता है। इसका निकल पता चला जाएगा, समझ आया बस। ये आपका रेड फॉस्फोरस हो गया। तो देखो यूनिट्स कंबाइन हो गई, तो उसका एंट्रोपी फैक्टर क्या रहेगा, डिक्रीज कर जाएगा। इन दिस केस एंट्रोपी विल डिक्रीज। इसमें पॉलीमरिक फॉर्म होती है, ये आपका रेड फॉस्फोरस है। ये आपका वाइट फॉस्फोरस है। तो वाइट फॉस्फोरस से रेड फॉस्फोरस में अगर कन्वर्ट करेंगे तो एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है। और चूंकि देखो बॉन्ड ज़्यादा फॉर्म हुए तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी। अगर वाइट फॉस्फोरस से रेड फॉस्फोरस की तरफ जाएंगे तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ एनर्जी रिलीज। तो डेल्टा एच इसका नेगेटिव हो जाएगा, इस डेल्टा एच इस प्रोसेस का नेगेटिव हो जाएगा। एंट्रोपी डिक्रीज यानी डेल्टा एच नेगेटिव का केस मार्क करना है और फेज चेंज और एंट्रोपी चेंज प्रॉपर्ली आंसर देके वेरीफाई कर लो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, for an ideal gas, consider only PV work is going from initial state X to final state Z. The final state Z can be reached by either of the two paths shown in the figure. Which of the following choices are correct? तो आपको देखो एंट्रोपी और वर्क डन रिलेट करना है। तो सबसे पहले आप जानते हो कि एंट्रोपी जो है वो स्टेट फंक्शन होता है। एंट्रोपी जो है वो स्टेट फंक्शन होता है, तो आप उसको किसी भी पाथ से कैलकुलेट कर लो, इट विल बी सेम। तो एंट्रोपी ऑफ X to Z डायरेक्टली निकाला जाए या एंट्रोपी ऑफ X to Y प्लस एंट्रोपी ऑफ Y to Z कैलकुलेट कर दें। इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, इसलिए दोनों वैल्यूज सेम आएंगे, तो उसका आंसर ए मैच कर जाएगा। इसके बाद जो प्रोसेस आपका YZ है, वो देखो आइसोकोरिक है, तो वर्क डन ऑफ YZ प्रोसेस जो होगा वो जीरो होगा। वर्क डन ऑफ प्रोसेस YZ जो है वो जीरो होगा। तो और XZ और XY का वर्क डन अलग अलग आएगा, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व अलग अलग होगा। ये समझ आ रहा है, पीवी ग्राफ है, तो अगर हमें XZ का एरिया अंडर द कर्व लिखना पड़ेगा, ये वर्क डन आएगा। और XY के लिए ये चीज लिखेंगे, तो मैं ग्रीन लाइन से दिखा दे रहा हूँ, XY के लिए ये वाला एरिया आएगा। तो एरिया अलग अलग हुआ, समझ आया। तो इसलिए वर्क डन ऑफ प्रोसेस XY और XZ डिफरेंट होगा, तो इसकी वजह से उसका ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट हो गया। देखिए WYZ तो पहले ही से जीरो है। दूसरा टर्म देखो WXYZ, साइक्लिक प्रोसेस लिखना है, तो अगर हम WXYZ लिखेंगे this can be written as WXY plus WYZ, और WYZ जीरो है इसलिए इसको WXY लिख सकते हैं, ये सही है। और तीसरा पाथ जो है वो फिर गलत हो गया, क्योंकि एंट्रोपी चेंज ऑफ XYZ लिखेंगे तो X से Z स्टेट हो गई है, और दूसरा टर्म हुआ X से Y,
तो देखो इसका इनिशियल स्टेट x, फाइनल स्टेट z है, इसका इनिशियल x और फाइनल y है। फाइनल स्टेट डिफरेंट है, तो फाइनल स्टेट डिफरेंट है तो ये दोनों वैल्यूज कभी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसका आंसर ए एंड सी हो जाएगा। क्लियर हो? नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट में लिखा है द रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियामेटिक एंड आइसोथर्मल कंडीशन इज शोन इन द फिगर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखो प्रोसेस पहले आपको एक आइसोथर्मल दिया है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है, तो T1 इक्वल टू T2 आ जाएगा पहला रिलेशन। इसके बाद देखो दूसरा प्रोसेस एडियाबैटिक है, तो जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है उस एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्क डन बाय द सिस्टम हो, तो वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी ऑन द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी, विल बी ऑन द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। उसका मतलब जितनी इंटरनल एनर्जी कम होगी उतना ही वर्क डन होगा। इसका सिंपल मतलब हुआ डेल्टा यू लेस देन जीरो, उसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, T3 की वैल्यू T1 से कम आएगी। ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद W आइसोथर्मल और W एडियाबैटिक प्रोसेस लिखे हुए हैं आपके। तो देखो वैसे तो ध्यान से देखोगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस का ज्यादा है, और यहाँ वर्क डन बाय द सिस्टम में नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो जो वर्क डन बाय द सिस्टम तो वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। मॉड वैल्यू ऑफ वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल तो नो डाउट एडियाबैटिक से ज्यादा है, नेगेटिव वैल्यू जो होती है उसके अगर साइन के साथ कंपेयर करेंगे तो एडियाबैटिक ज्यादा आ जाएगा, ये भी सही है। लास्ट में लिखा है आइसोथर्मल प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी एडियाबैटिक से ज्यादा होगी, वो भी ठीक है, क्योंकि डेल्टा यू आइसोथर्मल जीरो होगा, डेल्टा यू आइसोथर्मल जीरो है और डेल्टा यू एडियाबैटिक नेगेटिव है, सर्टेनिटी पता है, नेगेटिव वाली वैल्यू जीरो से सर्टेनिटी कम होगी, तो ये भी सही हो गया। तो इसका आंसर ए सी टी हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम K to L, M to N and back to K as shown in the figure। तो सबसे पहले उसने बोला हुआ है कि हम K to L गए, L से M गए, L से M के बाद M से N और N से फिर वापस K, ये साइक्लिक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। तो succeeding operations that enables the transformation of state are, तो प्रोसेस K से L जब हम जा रहे हैं तो इस प्रोसेस में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ये आइसोबारिक एक्सपेंशन है, आइसोबारिक एक्सपेंशन है। तो प्रेशर कांस्टेंट में अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, ये वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, तो ये प्रोसेस होगा हीटिंग। इसके बाद L से M में आप देखो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो ये कूलिंग होगा। इसके बाद M से N जब वापस मूव कर रहे हैं, M से N का रिजल्ट देखोगे अगर आप ध्यान से, तो M टू N अगेन वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, उससे वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की कंडीशन लगेगी, तो फिर से टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, कूलिंग हो जाएगी। और फिर N से K दोबारा वापस जा रहे हैं, तो उस केस में देखो आपका प्रेशर राइज कर रहा है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर राइज हो रहा है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो फिर से P प्रोपोर्शनल टू T की कंडीशन लगेगी, तो टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो फिर से हीटिंग हो जाएगी। प्रोसेस इज हीटिंग, कूलिंग, कूलिंग एंड हीटिंग। आंसर सी हो जाएगा, हीटिंग, कूलिंग, कूलिंग एंड हीटिंग। तो उसके बेसिस पे आंसर हो गया सी। ठीक है, ये पार्ट को एक्सप्लेन द पेयर ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस अमंग द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम स्टेट चेक करनी है। कांस्टेंट वॉल्यूम के केस कौन कौन सा? L से M है और एक N से K है, N to M एंड N to K, बी आंसर हो जाएगा।
आइसोपोरिक प्रोसेस उसमें हो गया L2M और L2K। आइसोपोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट चेक करना। कभी कभी एडवांस लेवल में बहुत सीधा क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली बस प्रोसेस ही पूछते हैं आपसे, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा ध्यान से नोटिस करोगे तो वाटर लिक्विड और वाटर वेपर जो है वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में दिए हुए हैं। ध्यान से देखो, साइन उसमें ठीक से नहीं बनाया हुआ, वैसे ही दिया जाएगा क्वेश्चन में। आपको कैसे पहचानना है, आपको देखो 1 एटमॉस्फेयर 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है तो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट का स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, और ये इक्विलिब्रियम स्टेट है ही। तो इससे इसका डेल्टा जी जीरो होगा, इसका मतलब डेल्टा एस टोटल जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लिक्विड से गैस बन रहा है तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम तो जो है इंक्रीज कर रही है, और डेल्टा एस टोटल जीरो है इसलिए एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग जो है वो डिक्रीज कर रही है। उसके बेसिस पर हमारा आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, पर ध्यान से देखना, मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन है, हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लास में सिखाया हुआ है, बट आप आसान ध्यान दोगे तो समझ आएगा। पहले केस में लिखा है फ्रीजिंग ऑफ वाटर एट 273 केल्विन व्हेन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वाटर फ्रीज कर रहा है तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट होगी, वाटर लिक्विड वाटर सॉलिड के साथ इक्विलिब्रियम होगा एट फ्रीजिंग पॉइंट। जब इक्विलिब्रियम होगा तो उसका डेल्टा जी जीरो होगा, और एंट्रोपी ऑफ चूंकि लिक्विड जो है वो गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान से देखो तो लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड, इस प्रोसेस की एंट्रोपी ऑफ सिस्टम जो है वो डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। आपको पता है जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है तो आप एंथैल्पी चेंज तो होता ही है, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ वेपर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इन्वॉल्व होगा, उसमें डेल्टा यू जीरो होगा नहीं, हीट आप सप्लाई करते हैं तो क्यू भी जीरो नहीं होगा, वर्क डन भी होगा, क्यू डब्ल्यू और डेल्टा यू तीनों टर्म जीरो नहीं हो सकते, तो केवल इसकी एंट्रोपी डिक्रीज करेगी और डेल्टा जी जीरो होगा, डेल्टा एच नॉन जीरो वैल्यू होगी, तो जो आपको होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है। गलती से भी यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, एनसीवी डेल्टा टी या एनसीपी डेल्टा टी केवल आइडियल गैस के लिए अप्लाई करते हैं, वाटर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगले केस में लिखा है एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इनटू अ वैक्यूम अंडर आइसोलेटेड कंडीशंस। एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इनटू अ वैक्यूम अंडर आइसोलेटेड कंडीशन। तो आइसोलेटेड कंडीशन में देखो Q जीरो हो जाएगा, आइसोलेटेड कंडीशन में Q जीरो होगा, और वैक्यूम में एक्सपेंशन करा रहे हैं, वैक्यूम में एक्सपेंशन होगा तो E एक्सटर्नल जीरो हो गया, तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, और Q और W जीरो है तो डेफिनेटली डेल्टा U भी जीरो हो जाएगा, और एक्सपेंशन है तो एंट्रोपी राइज करेगी, तो इसका आंसर P Q और S हो जाएगा। T R हो नहीं सकता क्योंकि एंट्रोपी राइज करेगी, एक्सपेंशन है और इक्विलिब्रियम नहीं बन रहा है, इसलिए डेल्टा जी जीरो नहीं लिख सकते। तीसरे पार्ट में लिखा है मिक्सिंग ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू आइडियल गैसेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इन एन आइसोलेटेड कंटेनर। फिर से आइसोलेटेड कंटेनर है तो Q जीरो हो गया, इस प्रोसेस के लिए भी आइसोलेटेड कंटेनर है तो Q जीरो हो गया, बताइए ध्यान से। अगर कंटेनर आइसोलेटेड है तो आइसोलेटेड कंटेनर में Q जीरो हो गया, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू आइडियल गैसेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इन आइसोलेटेड कंडीशन। तो अब देखो आइडियल गैस है, Q जीरो है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट, और ध्यान से देखो आइडियल गैस है, टेम्परेचर कांस्टेंट आइडियल गैस, इसका मतलब डेल्टा यू जीरो। अब Q और डेल्टा यू जीरो है तो इससे पता चल गया W भी जीरो होगा, ठीक है। मिक्सिंग है गैसेस की तो इक्विलिब्रियम का कोई पॉइंट नहीं है, और दो गैसेस की मिक्सिंग हो रही है तो एंट्रोपी सर्टेनली राइज करेगी, तो इसका आंसर होगा E Q एंड S। अगेन मिक्सिंग में आपको पता है एंट्रोपी राइज करती है।
लास्ट प्रोसेस दिखा है रिवर्सिबल हीटिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेयर फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन फॉलोड बाय रिवर्सिबल कूलिंग टू 300 केल्विन एट 1 एटमॉस्फेयर। तो मतलब आप जिस पाथ से गए उसी पाथ से वापस आ गए, क्योंकि रिवर्सिबल पाथ तो यूनिक होता है। जो आपका रिवर्सिबल पाथ होता है दैट इज यूनिक पाथ। रिवर्सिबल पाथ जो होगा वो यूनिक होगा। तो आप पॉइंट ए से बी गए और बी से फिर ए वापस आ गए। तो अगर मैं इसको पीवी ग्राफ पे दिखाऊँ आपको, तो उसने बोला रिवर्सिबल हीटिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर 300 केल्विन टू 600 केल्विन फॉलोड बाय रिवर्सिबल कूलिंग फ्रॉम 300 केल्विन टू 1 एटमॉस्फेयर, फिर से वापस पहुंचे। तो जहां से स्टार्ट हुए वहीं वापस आ गए। तो रिवर्सिबल पाथ में इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम है। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट जो है वो सेम हो गई। तो इस प्रोसेस इससे पता चल गया डेल्टा यू जीरो है, और जिस पाथ से गए उसी पाथ से वापस आ गए, तो एरिया एनक्लोज जीरो आ जाएगा। एरिया एनक्लोज बाई साइकिल जो है वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब वर्क डन जीरो हो गया। तो डेल्टा यू और डब्ल्यू जीरो है, तो इसका मतलब क्यू भी जीरो हो गया। और प्रोसेस रिवर्सिबल पाथ से गया, रिवर्सिबल पाथ से वापस आया, तो इक्विलिब्रियम भी मेंटेन रहेगा, तो डेल्टा जीरो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो एंट्रोपी चेंज भी जीरो आएगा। तो स्टेट फंक्शन जितने भी हमने चेंजेस जीरो आ जाएंगे। तो डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा एस सब जीरो होगा। जिस पाथ से गए उसी पाथ से वापस आए, तो एरिया एनक्लोज्ड बाय द साइकिल जीरो बना, वर्क डन जीरो। डेल्टा यू जीरो है, वर्क डन जीरो, तो क्यू भी जीरो आ जाएगा। तो इसका आंसर पी क्यू एस जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन लिखा है वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन इन आइसोथर्मल कांटेक्ट विद सराउंडिंग एक्सपेल्स isothermally from 1 liter to 2 liter against a constant pressure of 3 atmosphere. In this process, the change in entropy of the surrounding, तो इसमें देखो सबसे पहली चीज जो नोटिस करनी है वो ये कि सराउंडिंग जो है वो थर्मल कांटेक्ट विद सराउंडिंग है पहली चीज तो गैस का। तो उसका मतलब जो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है वो टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस हो गया। तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग जो आ जाएगा मतलब वो हो जाएगा 300 केल्विन। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग जो होगा वो जाएगा 300 केल्विन में। चीज समझ आ गई? एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग अगर हमें लिखनी है तो ये क्यू बाई टी बनेगा सीधे सीधे। क्यू सराउंडिंग है, टी सराउंडिंग, ये लिखना है बेसिकली। अच्छा, अब सबस्टेंस जो है वो देखो थर्मल कांटेक्ट में दे रखा है। वन मोल ऑफ आइडियल गैस एट 300 केल्विन थर्मल कांटेक्ट विद द सराउंडिंग एक्सपेल्स आइसोथर्मली फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 3 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ से जो वर्क डन लिखेंगे वो आएगा माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा। वर्क डन होगा दैट विल बी पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। So this is minus P external is 3 atmosphere, delta V is 1 liter, तो ये आपका हो गया minus 3 liter atmosphere। ठीक है, तो इसी को अगर हम लोग जूल्स में कन्वर्ट करेंगे, माइनस 3 इंटू 101.3 जूल हो गया। आप जानते हो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू जीरो होता है, इसलिए क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। तो 3 इंटू 101.3 जूल हो गया। सिस्टम जो है वो क्यू सराउंडिंग का माइनस होगा, जितनी सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आई उतनी सराउंडिंग में से अच्छी होगी। क्यू सिस्टम इक्वल टू माइनस टाइम्स क्यू सराउंडिंग, ये माइनस 3 इंटू 101.3 जूल हो गया। और यहाँ से डेल्टा सराउंडिंग अगर कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 3 इंटू 101.3 डिवाइडेड बाई 300 वैल्यू माइनस 1.013 जूल्स पर केल्विन आपका आंसर हो जाएगा। आंसर सी रिपोर्ट। ठीक है, ये सॉल्व होने से माइनस 1.013 जूल्स पर केल्विन हो गया। इसे आप आंसर सी रिपोर्ट कर दीजिएगा। Then move to the next question. थोड़ा theory based question है। Given an ideal gas expands from P1 V1 T1 to P2 V2 T2 under different conditions. तो पहली चीज जो आपके नोटिस में आनी चाहिए that is expansion work done by the system. The correct statement among the following is सबसे पहले केस में लिखा है work done by the gas is less when expands reversibly from V1 to V2 under adiabatic conditions as compared to
when expands from V1 to V2 under isothermal condition। तो आपको पता है कि जो वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो ग्रेटर देन वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। लिखा है वर्क डन बाय द गैस इज लेस देन when it is expanded reversibly from V1 to V2 under adiabatic condition as compared to then expands reversibly under isothermal condition। तो स्टेटमेंट सही हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे पहले ही लिख दिया उसने वर्क डन बाय द गैस, मतलब साइन लिखने की जरूरत ही नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू कंपेयर कर रहा है आपके साथ। तो ऑलरेडी गिवन वर्क डन बाय द गैस, तो जब तक वर्क डन लिखेंगे तो साइन के साथ लिखेंगे, वर्क डन बाय द गैस लिखा है ऑलरेडी, मतलब साइन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो दोनों वर्क डन बाय द गैस कंपेयर कर रहे हैं, मॉडुलस वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट वन करेक्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है इफ द एक्सपेंशन इज कैरिड आउट फ्रीली इट इज साइमल्टेनियसली बोथ आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबैटिक। उसको जरा ध्यान से देखो, अगर फ्री एक्सपेंशन है तो पी एक्सटर्नल जीरो हो गया, तो उससे वर्क डन जीरो आ जाएगा, वर्क डन जीरो आ जाएगा तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से Q इक्वल टू डेल्टा U हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर प्रोसेस बोथ वे चेक कर लो, अगर प्रोसेस एडियाबैटिक हुआ तो Q जीरो आएगा, ऊपर वाले रिलेशन से डेल्टा U जीरो हो जाएगा, तो टेम्परेचर चेंज भी जीरो हो जाएगा, मतलब ये आइसोथर्मल भी है। और उसका उल्टा अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो डेल्टा U जीरो आएगा, ऑटोमेटिकली Q भी जीरो आ गया, तब एडियाबैटिक है। तो यही चीज देखो लिखी है, द एक्सपेंशन इज कैरिड आउट फ्रीली इट इज साइमल्टेनियसली बोथ आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबैटिक। मतलब अगर प्रोसेस एडियाबैटिक हुआ तो आइसोथर्मल जरूर होगा, और आइसोथर्मल है तो एडियाबैटिक जरूर होगा, दोनों साइमल्टेनियस कंडीशन के लिए। अगले केस में लिखा है चेंज इन एनर्जी फॉर द गैस इज जीरो इफ इट एक्सपेंड्स रिवर्सिबली विद T1 इक्वल टू T2। यहाँ तक तो बात सही है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो रिवर्सिबल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो आ जाएगा। अब दूसरे पॉइंट लिखा है पॉजिटिव इट एक्सपेंड्स रिवर्सिबली अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस। ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा तो उस केस में Q जीरो होगा और W नेगेटिव होगा। रिलेशन के हिसाब से Q प्लस W इक्वल टू डेल्टा U होता है, तो W इक्वल अगर नेगेटिव है तो उससे पता चल गया आपका डेल्टा U नेगेटिव आएगा, क्योंकि Q तो जीरो है, उससे डेल्टा U नेगेटिव आएगा, जो कि आपको पॉजिटिव दिया हुआ है। उसका आधा स्टेटमेंट करेक्ट और आधा रॉन्ग है, तो हम इसे रॉन्ग ही मानेंगे। तो मैंने हाईलाइट किया ग्रीन वाला पार्ट, वो गलत लिखा हुआ, नेगेटिव होना चाहिए, पहली बात सही लिखी हुई। उसमें लिखा है वर्क डन बाय द गैस इज मैक्सिमम एंड इज कंप्रेस्ड। फिर से देखो क्वेश्चन में वर्क डन बाय द गैस मेंशन कर, सॉरी वर्क डन ऑन द गैस मेंशन कर दिया गया, और फिर से एब्सोल्यूट वैल्यू पे चलना है। तो वर्क डन ऑन द गैस इज मैक्सिमम व्हेन इट इज कंप्रेस्ड रिवर्सिबली फ्रॉम P2 V2 टू P1 V1 अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर P1। ये भी सही हो गया, क्योंकि आपको पता है किसी भी प्रोसेस में जो वर्क डन आइसोबारिक प्रोसेस होता है वो मैक्सिमम होता है। आपको मैंने पीवी ग्राफ से ये चीज बताई थी, अगर आपको याद हो तो। अगर हम पीवी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उस पीवी ग्राफ में ये कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन होती है, ये कांस्टेंट प्रेशर का प्लॉट है, ये आइसोथर्मल, ये एडियाबैटिक, ये आइसोथोरिक। ये आपका आइसोबारिक होता है, ये आइसोथर्मल है, ये एडियाबैटिक और ये आइसोथोरिक। तो आइसोबारिक प्रोसेस का एरिया अंडर द कर्व मैक्सिमम होगा, इसलिए उस प्रोसेस का वर्क डन सबसे ज़्यादा काम करेंगे। तो मॉड वैल्यू ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस जो है मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है वर्क डन ऑन द गैस, तो मतलब साइन की भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैक्सिमम ही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसका आंसर ए बी डी हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक है स्टैंडर्ड स्टेट हिस्ट्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट एंड कार्बन डायमंड्स आर गिवन टू यू। ग्रेफाइट के 0 और डायमंड के 2.9 किलो पर बोल दिया हुआ है। The standard state means that the pressure should be the standard state the standard state means the pressure should be 1 bar and the substance should be pure given at temperature. The conversion of graphite to diamond reduces the volume 2 into 10 to the power minus 6 meter cube.
if C is converted to carbon graphite is converted to carbon diamond isothermally at a temperature of 298 Kelvin, the pressure at which the carbon graphite is in equilibrium with carbon diamond. तो आपको देखो प्रोसेस पता है, हम लोग रिलेशन लिखते हैं dg is equal to vdp minus sdt. कांस्टेंट टेम्परेचर का केस है तो dg is equal to vdp हो गया, इसी को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 इक्वल टू V2 माइनस V1, यहाँ पे आता हूँ P2 माइनस P1, रिलेशन बनेगा। तो डेल्टा जी का रिलेशन डिफरेंस दे रखा है 2.9 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल्स, वॉल्यूम चेंज दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर क्यूब, और प्रेशर चेंज दे रखा है स्टार्टिंग में 1 बार से स्टार्ट करना है तो P2 माइनस 1 बार, तो बार की जगह वैल्यू लिखेंगे तो 1 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू है। यहाँ से P2 की वैल्यू निकालेंगे अगर हमको, ये वैल्यू सॉल्व होके आएगी P2 की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके निकालेंगे, यहाँ से P2 की वैल्यू आ जाएगी 1.45 इंटू 10 टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर 5, इसको जरा थोड़ा ओपन अप करके लिखे तो 124500 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल आ जाएगा, और इसी को बार में कन्वर्ट कर देंगे तो 10 पावर 5 बता दो तो 14501 बार, ये आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट फॉर अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ कंटेनर in the equilibrium with surrounding, the effect of temperature on its equilibrium constant K in terms of change in entropy is described as, पहले पार्ट में लिखा है देखो when increase in temperature the value of K for exothermic reaction decreases, तो पहले आपको जरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बात बता दूं, तो डेल्टा एच अगर नेगेटिव होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करता है, और डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करता है। और दूसरा टर्म अगर लिखेंगे तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम होता है, और डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ये रिलेशनशिप है। ठीक है, तो हम यही अगर आप आर टी से डिवाइड कर दें तो वैल्यू आ जाएगी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाई आर टी प्लस डेल्टा एस बाई, ये रिलेशनशिप होगी। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखते हुए चलना है, आपको पूरी बात अभी समझ आएगी फटाफट। मैंने सारे रिलेशन लिख दिए पहले, आप देखो पहले स्टेटमेंट लिखा है व्हेन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस, यहाँ तक सही है, बिकॉज द एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम इज पॉजिटिव। अब देखो आपको क्या करना है, रिलेशनशिप जरा समझनी है। अगर आपका डेल्टा एच नेगेटिव है, ध्यान से समझिए, डेल्टा एच नेगेटिव है तो इसका मतलब ये वाला टर्म पॉजिटिव होगा। ठीक है, और डेल्टा एच नेगेटिव है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज कराना है। डेल्टा एच नेगेटिव होने में टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करना है। ठीक है, तो आपको क्लियरली समझ आना चाहिए कि अगर हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर डिक्रीज करना है अलग अलग टेम्परेचर पे, तो के इक्विलिब्रियम बाई के इक्विलिब्रियम टू मतलब रेशियो डिक्रीज कर रहा है, तो ये वैल्यू हमको क्या करनी है, कम करनी है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, बिकॉज द एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम इज पॉजिटिव। और ध्यान से देखो ये वाला टर्म भी पॉजिटिव है, और अगर ये वाला टर्म भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो वैल्यू सर्टेनली टोटल पॉजिटिव वैल्यू बनेगी, तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी, राइज ही करेगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वैल्यू राइज ही करेगी आपकी, क्योंकि दोनों टर्म पॉजिटिव बन रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तभी वैल्यू डिक्रीज कर सकती है। तो पॉइंट समझ आया, या दूसरे तरीके से समझ लो, अगर ऐसा नहीं देखा है तो मैं आपको स्टैंडर्ड तरीके से बताता हूँ, डेल्टा जी नॉट लिख लो तो आप बहुत जल्दी समझ जाओगे, तो स्टैंडर्ड वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। दूसरे तरीके से समझ लो, अगर ऐसा नहीं क्लिक कर रहा तो एक और रास्ता समझाने का,
तो दूसरे तरीके से देखो कि हमारा डेल्टा एच जो है वो प्रोसेस देखो सबसे पहले दे रखा है एक्सोथर्मिक, तो डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी इस टर्म में ये वाला टर्म नेगेटिव है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपका डिक्रीज करेगा तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू डिक्रीज करानी है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू डिक्रीज करानी है। तो अब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू बहुत समझ आ रहा है ना कि ये वैल्यू अगर हमारी डिक्रीज कर रही है तो ये भी डिक्रीज करनी चाहिए टेक्निकली, तो होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज कर जा रहा है, तो डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव आएगी। ज्यादा नेगेटिव कब आएगी? जब टी डेल्टा एस वाले टर्म को उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो वैल्यू कम करानी पड़ेगी, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जो है वो नेगेटिव आना चाहिए, अभी वैल्यू डिक्रीज कर पाएगी, अदरवाइज तो वैल्यू राइज कर जाएगी। समझ गए? तो पहला स्टेटमेंट आपका पार्शियली करेक्ट है, इसलिए इनकरेक्ट बोलेंगे क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ से गलत लिखा हुआ है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जो है वो नेगेटिव आनी चाहिए। अगले केस में लिखा है इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेस, यहाँ तक सही है बिकॉज एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव, ये गड़बड़ हो गया। फ्रॉम हियर दिस प्रोसेस इज रॉन्ग। अगले केस में लिखा है द इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस बिकॉज द फेवरेबल चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस। तो देखो अगर सराउंडिंग की एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है इसका मतलब सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, सराउंडिंग की एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है इसका मतलब सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, ये मतलब। लेकिन ध्यान से देखो उसमें पहले ही टर्म मेंशन किया हुआ फेवरेबल चेंज, नोटिस इट केयरफुली। अभी साइन की प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू बता रहा है केवल। फेवरेबल चेंज मतलब जो है रिक्वायर्ड है वो चेंज अगर डिक्रीज कर रहा है एंट्रोपी के लिए तो सिस्टम का फेवरेबल चेंज इंक्रीज कर रहा है, तो उसका मतलब ये चीज करेक्ट हो गई। और लास्ट स्टेटमेंट में विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेस, ये सही है बिकॉज अनफेवरेबल चेंज ऑफ एंट्रोपी डिक्रीजेस। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, अनफेवरेबल चेंज ऑफ एंट्रोपी जो है सराउंडिंग की वो डिक्रीज कर रही है, उसका मतलब अनफेवरेबल चेंज ऑफ सराउंडिंग सिस्टम जो है वो इंक्रीज कर रहा होगा, तो फेवरेबल चेंज क्या होगा? डिक्रीज कर रहा होगा, मतलब वो भी सही होगा, ठीक है। उसका आंसर सी एंड डी हो जाएगा। अगले इस क्वेश्चन में देखो, इट्स गिवन द रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस इज शोन बिलो हियर, PVT are the pressure, volume and temperature respectively. The thermodynamic parameters Q, W, H and U are heat, work, enthalpy and energy respectively. Correct options is R. सबसे पहले केस में देखो दे रखा है आपको QAC is equal to, तो इसमें देखो थोड़ा पहले ध्यान देना है, एक तो प्रोसेस पहले आप समझ लो। पहले मैं सारे प्रोसेस मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। तो प्रोसेस AC है आपके लिए, वो है आइसोकोरिक, और आइसोकोरिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ रहा है देखो उसका, तो आइसोकोरिक हीटिंग। उसके बाद प्रोसेस CB अगर लिखेंगे तो C से B में देखो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की कंडीशन है, तो ये आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। और इस प्रोसेस में अगर आप ध्यान से देखो तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो आइसोबारिक कॉम्प्रेशन हो गया। और B से A की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो दैट प्रोसेस इज टेम्परेचर कांस्टेंट, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो पहले प्रोसेस में लिखा है उसने QAC इक्वल टू डेल्टा यू BC, तो अगर हम QAC लिख रहे हैं तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस की हीट लिखी हुई है, तो ये वैल्यू डेल्टा यू AC के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू डेल्टा यू AC के बराबर होना चाहिए, राइट। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान से देखो कि ये हमारी साइक्लिक प्रोसेस है, तो उसका डेल्टा यू ABC तो जीरो होगा, डेल्टा यू ABC A की वैल्यू जीरो होगी, इससे बी होते हुए सी होते हुए ए वापस आ गया तो जीरो हो जाएगी। उसको अगर हम लिखें तो डेल्टा यू AC प्लस डेल्टा यू CB प्लस डेल्टा यू BA, ये वैल्यू भी जीरो होगी। ये प्रोसेस आइसोथर्मल है तो ये वैल्यू जीरो होगी, इस वैल्यू को हम जीरो लिखेंगे क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, जीरो बिकॉज आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होती है। तो इससे हमें पता चल गया कि डेल्टा यू AC की वैल्यू माइनस टाइम्स, तो डेल्टा यू AC की वैल्यू माइनस टाइम्स डेल्टा यू CB हो गया, ये ऐसी को डेल्टा यू BC लिख सकते। उसका अर्थ स्टेटमेंट 1 का फर्स्ट पार्ट तो सही लिखा है। दूसरे पार्ट में लिखा है WAB, WAB अगर लिखेंगे तो दैट प्रोसेस इज A से B वाला प्रोसेस क्या हो गया? आइसो थर्मल,
प्रोसेस ए बी जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस से वर्क है 2.303 nRT log of V2/V लिखेंगे तो WAB इनकरेक्ट है, इसका पहला स्टेटमेंट गलत हो। दूसरे स्टेटमेंट लिखा है WBC। BC जो है वो आइसोबारिक प्रोसेस है तो उसका वर्क डन P2 * डेल्टा V आएगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ। तो अगर हम B से C की तरफ जा रहे हैं तो आप देखो इट इज एक्सपेंशन। WBC इज एक्सपेंशन। तो हमारा वर्क लिखना चाहिए था P2 माइनस टाइम्स P2 * V1 - V2 और माइनस साइन एब्जॉर्ब करो तो सही लिखा हुआ P2 * V2 हो जाएगा ना। और टू BC की वैल्यू लिखेंगे तो माइनस P2 * V1 - V2 या फिर इसी को लिखेंगे P2 * V2 - V1 सही लिखा है। इसके बाद देखो QBC जो लिखा हुआ है तो QBC जो है वो दैट प्रोसेस BC इज आइसोबारिक तो QBC विल बी इक्वल टू डेल्टा HBC। और फिर साइक्लिक प्रोसेस के हिसाब से अगर हम लोग लिखेंगे तो डेल्टा HAC डेल्टा HBC सॉरी नॉट BC डेल्टा HAC डेल्टा HCB और डेल्टा HBA ये वैल्यू 0 होगी। साइक्लिक प्रोसेस है और ये आइसोथर्मल होने की वजह से ये टेम्परेचर 0 हो जाएगा क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज 0 आएगा। तो ये वैल्यू 0 आएगी हमारे लिए, क्यों 0 आएगी क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो ये वैल्यू 0 हुई आइसोथर्मल प्रोसेस की वजह से। तो उसका मतलब डेल्टा HAC की वैल्यू डेल्टा HBC बराबर होगी। डेल्टा HBC लिखा है वहाँ डेल्टा HAC लिख सकते हैं, तो ये सही लिखा हुआ है। सेम एज QBC। तो डेल्टा HAC लिखा हुआ है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही हो गया, ये सही आंसर होगा। सी ऑप्शन में लिखा है डेल्टा HCA इज लेस देन डेल्टा UCA। डेल्टा HCA लिखेंगे अगर हम प्रोसेस C2A देख रहे हैं, प्रोसेस C2A इज आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए अगर हम देखेंगे तो डेल्टा U हुआ NCV डेल्टा T और डेल्टा H हुआ NCV डेल्टा T। डेल्टा U हुआ NCV डेल्टा T और डेल्टा H हुआ NCV डेल्टा T। और प्रोसेस आपको दे रखा है C2A। तो प्रोसेस C2A अगर हम जा रहे हैं तो इस प्रोसेस में टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, इसलिए डेल्टा U एंड डेल्टा H दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो नो डाउट डेल्टा H की ज़्यादा होगी क्योंकि CP की वैल्यू CV से ज़्यादा होती है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू के साथ देखेंगे तो डेल्टा UCA डेल्टा HCA से ज़्यादा आ जाएगा, ऐसे ही लिखा हुआ। और QAC की वैल्यू डेल्टा UBC के बराबर है, जो पहले चेक कर चुके तो सही हो गया। चौथे ऑप्शन में देखो इसी का उल्टा लिखा हुआ QBC डेल्टा HAC बराबर है, तो हम चेक कर चुके हैं सही है। तो डेल्टा HCA ग्रेटर देन डेल्टा UCA ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर ये वाला पार्ट पहले वाले पार्ट हमने चेक करा हुआ तो ये उल्टा लिखा हुआ है। मॉड वैल्यू में तो सही लिखा हुआ है। अगर हम इस चीज़ को कंपेयर करें तो मॉडुलस ऑफ डेल्टा HCA की वैल्यू ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ डेल्टा UCA होगा, नो डाउट, क्योंकि CP की वैल्यू CV से ज़्यादा होती है और टेम्परेचर चूंकि कम हो रहा है तो दोनों वैल्यूज नेगेटिव हो गई, इसलिए डेल्टा UCA ग्रेटर देन डेल्टा HCA होगा, ये कंडीशन वैलिड होगी। उसका आंसर जो है B एंड C हो जाएगा। इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। हर स्टेप को एक एक करके क्या चेक कर रहा है, इसलिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, अदरवाइज सॉल्विंग तो सीधी सीधी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. So in this question is given the surface of copper get transist by the formation of copper oxide. N2 gas was passed to prevent the oxide formation during the heating of copper at 1250 Kelvin. However, the nitrogen gas contains 1 mole% of water vapor as impurity. The water vapor oxidizes copper as per the reaction given below. Partial pressure of hydrogen in the is the minimum partial pressure of hydrogen in bar needed to prevent the oxidation at 1250 Kelvin. Value of Ln of pH2 निकालना है आपको, और आपको बहुत सारा डेटा गिवन है, टोटल प्रेशर गिवन है 1 बार और बाकी कुछ लॉग वैल्यूज दे रखी है और नीचे 1250 केल्विन पे देखो डेल्टा जी नॉट दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसमें फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन को अगर रिवर्स करके ऐड कर दो ऊपर वाली इक्वेशन मिल जाएगी। तो 2 कॉपर सॉलिड प्लस वाटर गैसेस गिव्स Cu2O सॉलिड प्लस हाइड्रोजन गैसेस का अगर डेल्टा जी नॉट कितना होगा
तो ये वैल्यू आ जाएगी -7800 माइनस ऑफ -17800 वैल्यू बन जाएगी। ये सबसे पहले देख लीजिए आप। हम सेकेंड इक्वेशन को रिवर्स करके फर्स्ट इक्वेशन में ऐड करेंगे तो ये आपकी वैल्यू बनेगी। तो ये 10⁵ आ जाएगा सीधे सीधे जूल्स पर। तो सबसे पहले आपको ये डेटा चेक करना है। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को रिवर्स करके ऐड किया तो उसकी डेल्टा जी नॉट वैल्यू जो है सॉल्व होकर आ जाएगी 10⁵ जूल्स पर मोल। ठीक है, डेल्टा जी नॉट आ गया तो इस प्रोसेस का आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो। हमारी कंडीशन आएगी डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -RT ln ऑफ के इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -RT ln ऑफ के इक्विलिब्रियम। और इस गिवन इक्वेशन के हिसाब से अगर इसका के इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। और क्वेश्चन में देखो, ध्यान से देखो, तो वाटर वेपर केवल 1% है मिक्सचर में और जो गैस का टोटल प्रेशर है वो 1 बार है। यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर अगर लिखेंगे तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर 0.01 बार आ गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे। तो डेल्टा जी नॉट गिवन है 10⁵ माइनस RT की वैल्यू R की जगह 8 पुट करना है। और टेम्परेचर अपने को कहीं दिया होगा 1250 केल्विन। सो 8 इंटू 1250 इंटू ln ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 0.01 ये आएगा। आपको क्वेश्चन में एक्चुअली में ln ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ही पूछा गया है। तो इसको जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा -10⁵ 8 इंटू 1250 इज इक्वल टू ln ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन माइनस ln ऑफ 0.01। इसी को आप ln ऑफ 100 लिख सकते हैं प्लस करके। यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10⁵ अपॉन 8 इंटू 1250 विद माइनस साइन प्लस ln ऑफ 0.01। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके दो। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू तो वही 10 देखो सॉल्व करके -10 और इसको वैल्यू लिखेंगे तो आ जाएगा -2 ln 10। ln 10 अपने को दे रखा है 2.3, वैल्यू आ गई -10 -4.6 which is -14.6। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, गिवन आंसर इज -14.6। तो आप बस कैलकुलेशन चेक कर लो, बाकी कुछ भी खास नहीं, सिंपल डेटा बस बड़ा बड़ा लिखा था क्वेश्चन में, बाकी सिंपली सॉल्विंग थी। तो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 3।